फ्रेंड्स, हम लोग सीटेट 2022-23 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए पढ़ रहे हैं। आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन बनता ही है, उनको करेंगे। इस जो क्वेश्चन लिए गए हैं इस टॉपिक से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपका एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है। आप लोग रिविज़न और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। हमें क्वेश्चन को कैसे वो करना है, कैसे ट्रीट करना है, कैसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, वो सब देखेंगे। वैसे करना है आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चन ही कर लेनी चाहिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। एक आंतरिक अभिप्रेरणा होती है और एक बाह्य प्रेरणा होती है। इसमें पूछा गया है भीतरी अभिप्रेरणा मतलब आंतरिक अभिप्रेरणा। पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। चलो इसे करने से पहले समाप्त कर लो। तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने एकदम ठीक किया है। काम जल्दी पूरा करो, तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। इसमें कोई एक शिक्षिका है अपने विद्यार्थियों को क्या कहे। इसमें पूछा गया कि वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो जाए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। इसका सही आंसर हो जाएगा कि तुम इसे खुद से करने की कोशिश करो, तुम इसे सीख जाओगे। जैसे हम कोई भी बच्चों को कैलकुलेशन सब सिखाते हैं तो उसमें कहते हैं कि तुम कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। ये सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करे। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। उसमें चिंता और भय करके, प्रतियोगात्मक परीक्षण करके, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करके और उनमें निपुणता पाने में मदद करके, साफ सफाई पढ़ने वाले इनाम जैसे टॉफ़ी देकर। इसमें है कि जो एक शिक्षिका है अपने विद्यार्थियों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित कैसे करेगी, तो वो व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करे और उनके निपुणता में उनकी मदद करेगी, तो वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो जाएगा बच्चा। तीसरा क्वेश्चन है, विकास का सिर पदाभिमुख सिद्धांत दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। विकास के बहुत सारे सिद्धांत हैं, आप उनको पढ़ लीजिएगा। जैसे निरंतरता का सिद्धांत, अंतःक्रियात्मक का सिद्धांत, ये सब विकास के सिद्धांत है, आप पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन देखते हैं। सामान्य से विशिष्ट कार्यों का सिद्धांत, भिन्न से एकीकृत कार्यों का सिद्धांत, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी की ओर। तो सिर पदाभिमुख जो सिद्धांत है वो सिर से पैर की ओर बढ़ता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन करते हैं, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा होता है। जन्म से पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय। तो भाषा संवेदन का जो काल होता है, संवेदनशील समय होता है, वो प्रारंभिक बचपन का समय होता है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, प्रारंभिक बचपन का समय। पांचवा क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। अधिगम को छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। दूसरा ऑप्शन है ड्रिल और अभ्यास देकर। तीसरा प्रतियोगिता प्रोत्साहन देकर। प्रतियोगिता को विषय वस्तु के विद्यार्थियों के जीवन संबंधित करके। अगर हमें प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम बनाना है तो सबसे बेस्ट आंसर होगा कि जो विषय वस्तु उसके विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित करके। जैसे हम उनके दैनिक जीवन से संबंधित करके अगर हम उन्हें पढ़ाएंगे तो उन्हें ज़्यादा समझ में भी आएगा और शिक्षण अधिगम जो होगा प्रभावी होगा। बहुत अधिक बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा और प्रभावी भी हो जाएगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है, सुनने में असमर्थ बच्चा। एक कोई बच्चा है वो सुनने में असमर्थ है, वो उसका पूछा गया आगे। श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के में विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। दूसरा ऑप्शन है केवल अकादमिक शिक्षा में लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे इसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तीसरा है नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जा सके। चौथा है नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। एक सुनने में असमर्थ बच्चा है, अगर हम उसे नियमित स्कूल में भेजेंगे तो वो बहुत अच्छा कर पाएगा, लेकिन उसके लिए उसको उपयुक्त साधन सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो अगर वो सुन नहीं सकता है, उसको हम विजुअल चीज़ जैसे दिखाकर अगर हम कोई भी चीज़ पीपीटी दिखाएंगे, लैपटॉप में दिखाएंगे, जिससे इशारे से समझ में आए,
बहुत सारे होते हैं जो जिसे इशारे से समझाया जाता है, अगर ऐसा करेंगे तो वो बहुत अच्छा कर लेगा, नियमित विद्यालय में भी बहुत अच्छा कर सकता है। उसको हमें उसके लिए उपयुक्त सुविधा और संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु को किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। आपको ईमानदार रहना चाहिए। ये किस स्तर पर आएगा? ऑप्शन पढ़ते हैं। दंड, आज्ञाकारिता अनुकूलन, सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन। अगर आप ईमानदार हैं तो आप पे माता पिता गर्व करेंगे कि आप अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की हैं और अच्छा लड़का है। इस अच्छा लड़का और अच्छी लड़की वाले स्तर में आएगा कि आप ईमानदार हैं तो माता पिता आप पर गर्व करेंगे और आप अच्छा काम और आगे भी अच्छा काम करेंगे। 8वां क्वेश्चन है। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। ए है खोजों को प्रोत्साहन देता है, नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता, आवृत्ति को बढ़ाता है। तो किसी प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक जो होता है, अगर हम खोज को प्रोत्साहन देंगे तो अधिगम सुगम हो जाएगा, बच्चों को इंटरेस्ट आएगा। हमें बच्चों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको खोज में इन्वॉल्व करना है, ज़्यादा से उनको विचार विमर्श करवाना है। इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, बच्चे करके सीखना चाहते हैं, करके सीखते हैं। 9वां क्वेश्चन है। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन। तो जीन पियाजे के अनुसार जो अधिगम के लिए शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण को सक्रिय खोजबीन, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। शिक्षार्थियों द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। 10वां क्वेश्चन, लिंग जेंडर क्या है? जैविक सत्ता है, शारीरिक संरचना है, सहज गुण है, सामाजिक संरचना है। जो जेंडर होता है वो सामाजिक संरचना है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग गलत करते हैं, जैविक सत्ता पे लगा के आ जाते हैं या शारीरिक संरचना पे, लेकिन क्या है जेंडर, क्या है एक सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर है। 11वां क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सत्ताधारी होता है, अधिनायकीय होता है, अनुमतिपरक होता है, सुविधादाता होता है। तो NCF 2005 जो कहती है वो कहती है कि जो शिक्षक होता है वो सुविधादाता होता है। इसका सही आंसर डी होता है। NCF 2005 कहती है कि बच्चों को हमें करके सीखना चाहिए, उनके दैनिक जीवन से जोड़कर उन्हें पढ़ाना चाहिए, बच्चों को रटवाना नहीं चाहिए, समझा के पढ़ाना चाहिए। हर एक चीज़ अगर हम उन्हें कॉन्सेप्ट को समझाएंगे उनसे और उनके दैनिक जीवन से रिलेट करके उनको समझाएंगे तो उनको अच्छे से समझ में आता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। NCF से आप लोग NCF बार बार रिपीट करिएगा। NCF से आपके 5 से 10 क्वेश्चन आराम से हर एक सेक्शन में NCF से क्वेश्चन आते हैं, आपके सॉल्व हो जाएंगे। और NCF ऐसा है कि NCF बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। NCF हो गया, NEP हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, जो लोग भी देखा करें सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करा करिए। ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।